Let's start with the second half of our depreciation chapter. पिछले वीडियो में हमने जाना कि डेप्रिसिएशन क्या है, कॉजेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है डेप्रिसिएशन की, और साथ ही साथ हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन मेथड को भी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी सेकंड मेथड, जिसका नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से किस तरीके से अलग है और लॉजिकल क्यों है, इसके ऊपर बात करते हैं। और फिर हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जिसके साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये मेथड भी अच्छे से समझ में आ जाए। बिफोर आई स्टार्ट, एज आई ऑलवेज कीप ऑन रिक्वेस्टिंग यू पीपल, प्लीज इन वीडियोस को प्रॉपर क्लास की तरह लें। और जैसे कि आप क्लास में नोट्स बनाते हैं, फैकल्टी के साथ साथ आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, किताबों को खोलकर बैठते हैं, सारे डिस्टर्बेंसेस से बाहर निकलकर, म्यूजिक से बाहर आकर, एक शांत कोने में बैठकर जिस तरीके से आप पढ़ते हैं वैसे ही पढ़िए, ताकि आपको इन सारे सेशंस का 100% बेनिफिट मिल पाए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ रहे हैं जहां पे डिस्टर्बेंसेस हैं, तो आप इन वीडियोस का वो आउटकम नहीं ले पाएंगे जो आपको मिल सकता है। सो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप अपने फोन्स को स्विच ऑफ कर दीजिए। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं, तो अगर फोन्स पे देख रहे हैं तो बाकी किसी और एप्लीकेशंस को ओपन ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सो रिटन डाउन वैल्यू मेथड को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अगर मान लो एक मशीन है 10,000 रुपए की, और उस पे हमें रिटन डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से 10% का डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला जाए, तो हम फर्स्ट ईयर तो इसका 10% निकाल लेंगे, सो दैट विल बी 1,000 रुपीज। बट नेक्स्ट ईयर क्या होगा, हम नेक्स्ट ईयर फिर से 10,000 पे डेप ना लगाते हुए जो बैलेंस बचेगा, जो 9,000 बैलेंस बचेगा, इस पे डेप लगाएंगे। इट मींस इसका 10% निकाला जाएगा। इसीलिए इस मेथड को रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोला जाता है। मतलब ये कि हर साल का डेप लगाने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, जो हमारे पास बैलेंस बच रहा है, जो बैलेंस बच रहा है, उस बैलेंस पे डेप लगाया जाता है। जिस तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारा ओरिजिनल कॉस्ट फिक्स है, हम उसी पे डेप लगा रहे थे। अगर हम 10,000 की मशीन पे डेप लगाते तो हम हर साल 1,000 1,000 1,000 ही लगाते। बट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो बैलेंस कैरी डाउन आता है, उस पे डेप लगाया जाता है। डिटेल में समझने के लिए इस एग्जांपल को देखिए, ये आपके स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट ईयर का डेप जैसे 1,000 रुपए निकाला है, सेकेंड ईयर का डेप आप देख सकते हैं 900 है, उसके बाद 810 हो गया, उसके बाद 729 होता जा रहा है। तो अगर हम यहां पर डेप्रिसिएशन का ट्रेंड देखें तो डेप कम होता जाता है, हर साल का डेप कम होता जाता है। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि डेप्रिसिएशन गिर रहा है, हर साल का डेप गिरता जाता है। इसीलिए ये ज्यादा लॉजिकल भी साउंड करता है। क्यों? क्योंकि हम जब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाती है, उसके ऊपर रिपेयर्स के खर्चे बढ़ जाते हैं, मेंटेनेंस के खर्चे जब बढ़ जाते हैं, तो ये मैंडेटरी है कि उस साल का डेप्रिसिएशन भी कंपैरेटिवली कम होता जाए। इसलिए इनकम टैक्स अथॉरिटीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड मैंडेटरी मानते हैं, रिकमेंडेड है कि डेप्रिसिएशन में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को ही यूज किया जाना चाहिए। जो वैल्यू फर्स्ट ईयर थी, अगर उसमें से डेप हट चुका है, तो उस पे नेक्स्ट ईयर फिर से 10,000 पे डेप लगाना इनवैलिड सा साउंड करता है। इसीलिए नॉर्मल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को रिकमेंड किया जाता है। आप भी जब रियल अकाउंट्स करेंगे, आगे जाके जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, खुद का बिजनेस लॉन्च करेंगे, तो आपको भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को ही अडॉप्ट करने के लिए बोला जाएगा। मेरिट्स ये है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के। सबसे पहली बात कि यहां पर कैलकुलेशंस इजी है, हमें दिख रहा है जो बैलेंस बच रहा है, हम उस पर डेप लगाते जा रहे हैं। इक्वल चार्ज अगेंस्ट इनकम, एज आई सेड, मेंटेनेंस और रिपेयर्स के खर्चे बढ़ने लगते हैं जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाती है, तो इनकम पे कंपैरेटिवली डेप्रिसिएशन का बर्डन कम होता जाता है, हमारे प्रॉफिट्स पे डेप्रिसिएशन का बर्डन हर साल कम होता जाता है। वही रिपेयर्स और मेंटेनेंस का एक्सपेंस जो है वो बढ़ता जाता है, जबकि स्ट्रेट लाइन में रिपेयर्स और मेंटेनेंस तो बढ़ता ही रहता है और डेप्रिसिएशन का एक फिक्स लमसम बर्डन हमारे प्रॉफिट्स पे
आ जाता था, तो वहां पर हम उसे इक्वल चार्ज नहीं मानते हैं। अनड्यू प्रेशर ऑन लेटर ईयर्स नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जा रही है, आप देख रहे हैं मशीन का डेप्थ भी कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे मशीन अपने डेड ईयर्स में पहुंचेगी, अपने उन ईयर्स में पहुंच जाएगी जहां पर वो खत्म होने वाली है, एग्जॉस्ट होने वाली है, वहां पर जाते जाते एक नेग्लिजिबल डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा होगा, क्योंकि उस टाइम पे रिपेयर्स और मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस बढ़ गए होंगे। बैलेंस ऑफ एसेट इज नेवर जीरो। यस, स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो अगर हम 10,000 की मशीन पे डेप चार्ज करेंगे तो विद इन 10 इयर्स उस मशीन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जबकि के रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ऐसा नहीं होता है, और टेक्निकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि मशीन की वैल्यू जीरो हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वैल्यू वो हमेशा फेच करेगा ही करेगा। इसीलिए जब भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो एसेट की वैल्यू पे कभी भी जीरो वैल्यू पे हम नहीं पहुंचते हैं। कितना भी डेप लगता रहे, पर मशीन या एसेट का एक वैल्यू हमें हमेशा बैलेंस शीट में दिखता रहता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द मेथड विच इज बीन अडॉप्टेड, रिकमेंडेड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटीज ऑफ द कंट्री। लेट्स मूव ऑन टू द डीमेरिट्स ऑफ द मेथड। कुछ डीमेरिट्स इस मेथड के साथ भी है कि पहली चीज, हम एसेट को कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि कि हमने कॉस्ट एलोकेशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बोला है कि डेप्रिसिएशन को हमें पर यूनिट कॉस्ट में डिवाइड करना है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से वो चीज होना यहां पे पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा एसेट का वैल्यू क्योंकि जीरो नहीं हो रहा है, तो हर बार कुछ ना कुछ एसेट अनरिटर्न ऑफ कंडीशन में रहता ही रहता है। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में भी इंटरेस्ट फैक्टर को इग्नोर करते हैं। वी डू नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट while calculating depreciation, while charging depreciation. इसके अलावा डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हर साल जो रेट है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पे फिक्स रेट, अगर रेट की हम बात करें तो हम रेट तो फिक्स ही रख रहे हैं, और अगर आप देखिए वैल्यूज कम हो रही है पर रेट तो फिक्स है। सो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे फिक्स है, जो कि कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन मेथड का भी एक लूप होता है कि हम रेट फिक्स कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वियर एंड टेयर तो अकॉर्डिंगली होगा। किसी ईयर मशीन ज्यादा एग्जॉस्ट होगी, किसी ईयर मशीन कम एग्जॉस्ट होगी, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स नहीं किया जा सकता। एंड लास्ट, कि हमें नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट कभी नहीं पता चल पाती। अगर हम लेटर ईयर्स में चले जाएं तो हमें उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पता करने के लिए पुराने अकाउंट्स को ओपन करके देखना पड़ेगा कि वो मशीन कितने की थी, तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट कभी नहीं पता चल पाती है। फॉर दैट वी नीड टू गो बैक टू आवर ओल्ड अकाउंट्स। ये कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। हालांकि डेप्रिसिएशन से अगर थ्योरी आती है तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में ही आएगी, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको इस चैप्टर में से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे ज्यादा फोकस करना है, इसलिए वीडियो एंड तक देखना है। चलिए अब बात करते हैं मेन प्रैक्टिकल के साथ, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को अप्लाई कैसे किया जाता है। तो आई हैव टेकन अ क्वेश्चन ओवर हियर, लेट्स गो विद द क्वेश्चन। अगेन हमारे वही रूल के साथ कि आपको वो 6 एलिमेंट्स पहले ढूंढने हैं डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में। मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बताया है कि क्या है वो 6 एलिमेंट्स, एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूं। पहला है डेट ऑफ परचेज ऑफ द एसेट क्या है, ये ढूंढना होता है। टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या है, ये ढूंढना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है या नहीं दिया है। मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन हमें मेंशन किया गया है, नहीं किया गया है। बुक्स कब क्लोज हो रही हैं, और कितने सालों का हमें एसेट अकाउंट बनाना है। अगर आप ये 6 एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, इन 6 एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन आपके लिए डिकोड हो जाता है। सो लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। एक ट्रेडर है, दे आर परचेजिंग मशीन ऑन 1 अप्रैल 2015। हमारा एलिमेंट नंबर 1 आ गया है। एट अ कॉस्ट ऑफ 8,000 एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, दैट मींस टोटल कॉस्ट 10,000 है। एलिमेंट नंबर 2 आ गया है। फर्म 10% से डेप्रिसिएशन लगा रही है। एलिमेंट नंबर 3 आ गया है। मेथड का नाम भी दिया हुआ है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एलिमेंट नंबर 4 भी क्लियर हो गया है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ इज गोइंग टू बी 6561। अब यहां पर क्योंकि रेट आ गया है तो अभी हमारे काम का नहीं है ये, और उन्होंने ये बोला हुआ है शो द मशीन अकाउंट फॉर 4 years, एलिमेंट नंबर 5, एंड द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st of March एवरी ईयर। तो सारे एलिमेंट्स हमें क्वेश्चन में मिल चुके हैं। चलिए अब बनाते हैं एसेट अकाउंट। हमने पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में हमें एसेट अकाउंट बनाना है, एसेट का लेजर बनाना है। जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में बनाया था वैसे ही यहां पे बनाएंगे, बस डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन जो है वो बदल जाएगा। चलिए तो मैं बताता हूं कैसे बनेगा अकाउंट, ठीक है।
मैंने फॉर्मेट जो है वो बना दिया है। मशीन अकाउंट का फॉर्मेट वही है, एसेट अकाउंट का जो फॉर्मेट है वही होता है। प्लांट हो, मशीन हो, बिल्डिंग हो, कोई भी एसेट हो, आपको रेगुलर लेजर ही बनाना है, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन हो और चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन हो। क्या करते थे हम स्टार्टिंग में, कैसे शुरू करते थे क्वेश्चन? तो मैंने आपको बताया था, जब भी कोई डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आएगा तो हर बार वो कोई ना कोई एसेट परचेज कर रहे होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल 2015 को एसेट खरीदा गया है। 1 अप्रैल 2015 को। ये मैंडेटरी, मतलब ये एक ऐसा पैटर्न है जो आप किसी भी बोर्ड का क्वेश्चन उठा के देख लो, किसी भी बुक का क्वेश्चन कर लो, डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन हर बार एसेट परचेज से ही शुरू होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कॉमन पैटर्न है, यूनिफॉर्म पैटर्न है, जैसा बता रहा हूं वैसा कर लोगे, नहीं दिक्कत आएगी आपको डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में। इसीलिए याद रखना, जब भी एसेट अकाउंट बनाओगे हर बार डेट ऑफ परचेज के साथ ही क्वेश्चन शुरू होगा और क्वेश्चन में बताया जाएगा कितने का एसेट खरीदा गया है। सो हमने देख लिया कि एसेट खरीदा गया था 10,000 रुपए का। याद रहे, वर्किंग्स आपको अंदर दिखानी है अलग से और टोटल वैल्यू जो है वो आप अमाउंट के कॉलम में दिखाएंगे। फर्म जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है एट द रेट ऑफ 10% बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एंड बुक्स क्योंकि मार्च में क्लोज हो रही हैं, सो हमने पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन हम साल के एंड में ही लगाते हैं। कैसे लगाते थे? यहाँ पे हम लिख देंगे द क्लोजिंग डेट एंड देन विल राइट बाय depreciation account. The 10% of this 10,000 will be 1,000 and in the same day हम निकाल देंगे हमारा बैलेंस कैरीड डाउन। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो फर्स्ट ईयर काफी हद तक स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह बनाया हुआ लगता है। तो इससे हमें एक बात और समझ में आती है कि चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन हो चाहे स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो, पहला ईयर दोनों ही मेथड का सेम होता है। ईयर नंबर 2 से जो है वो चीजें बदलती हैं। सो ईयर नंबर 2 क्या है हमारा? 2016 1 अप्रैल को हम बैलेंस कैरिड डाउन को शिफ्ट करते हैं। हमने पढ़ा था ये बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे ब्रॉड डाउन बन जाता है। सो 9,000 यहाँ पे आ गया और क्योंकि इसके अलावा कोई और इवेंट नहीं हुआ है, सो विल डायरेक्टली गो ऑन टू द सेकेंड ईयर्स डेप्रीसिएशन। अब यहां पर देखो मेथड बदल रही है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है इसीलिए हम 9,000 का 10% निकालेंगे, पर अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो हम यहाँ पे 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन फिक्स लगाते रहते फॉर कंप्लीट 4 ईयर्स। तो यहाँ पे 9,000 का 10% है, इसीलिए ये 900 डेप हो जाएगा। अब एग्जाम में आप चाहें तो अलग से वर्किंग दिखा सकते हैं, पर मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर इस तरीके के फ्लैट क्वेश्चन आए तो आपको अलग से वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेल्स का जो क्वेश्चन आएगा, जो हमने पिछली क्लास में भी देखा था, जहां पे मल्टीपल एसेट खरीदा जा रहा है, सेल हो रहा है, वहां पर याद से वर्किंग दिखाएं, वर्किंग नोट्स बनाएं, क्योंकि उसके नंबर होते हैं। सो इस तरीके से हमने डेप लगा दिया और हमारा सेकेंड ईयर का बैलेंस कैरी डाउन भी हमने निकाल दिया। सो इट इज कमिंग 8,100 रुपीज। तो इस तरीके से फिर से हमारा ये सेकेंड ईयर क्लोज हो गया है। थर्ड ईयर में फिर से हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और बैलेंस निकाल देंगे। सो मैंने पहले से ये सारे कैलकुलेशंस आपके लिए करे हुए हैं, यहाँ पे बोर्ड पे तो मैंने दिखाई दिया, प्रॉपर एक सोल्यूशन आपको दिखा भी देता हूं मैं इस चीज का। सो वो ये रहा आपके सामने, आप देख सकते हैं। ये है हमारा ईयर नंबर 1 एंड 2, ईयर नंबर 1 एंड 2 व्हिच आई हैव ऑलरेडी डन ऑन द बोर्ड। वही चीज वहां पे भी आप देख सकते हैं। कोशिश करें फॉर्मेट्स को फॉलो करें, कॉलम्स प्रॉपर बनाएं, फिगर्स अच्छे से लिखें, प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान दें। क्वेश्चन इजी है, ऐसे क्वेश्चंस में नंबर नहीं गंवाना है। बहुत सारे बच्चे फॉर्मेट्स को ले बहुत इजीली इग्नोर करते हैं, कॉलम्स पे ध्यान नहीं देते, हेडिंग्स नहीं डालते और इस चक्कर में वो अपने एक एक दो दो नंबर कटवा कर बहुत सारे नंबर गंवा देते हैं। सो याद रहे आपको ईयर, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये सब लिखना है प्रॉपर हेडिंग्स के साथ। ये है पहले 2 साल, इसके आगे के 2 साल ये रहे 17-18 एंड 18-19। यू कैन सी द सेम पैटर्न हैज बीन रिपीटेड ओवर देयर। 8,100 थर्ड ईयर का डेप्थ बैलेंस था, ये आया था, हमने निकाला था, आप देख सकते हैं। फिर उस पर डेप्रिसिएशन निकाला गया 810। फिर फोर्थ ईयर में 7290 का डेप निकला 729 एंड वी आर हैविंग द बैलेंस इन द फिफ्थ ईयर व्हिच इज कमिंग 6561।
इतना ही आपको करके बताना था। हाँ, अब अगर इसके साथ हम डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है, वही सेम पैटर्न जो हमने देखा था। एक तरफ डेप्रिसिएशन अकाउंट का साल भर का जो हमने डेप निकाला वो दिखाते हैं और बाय पीएनएल में उस डेप्रिसिएशन को हम राइट ऑफ कर देते हैं। तो सिंपल सा लेजर है डेप्रिसिएशन का, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये रहा हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट आपके सामने। सो टू मशीन बाय पीएनएल, टू मशीन बाय पीएनएल, टू मशीन बाय पीएनएल, वही सेम पैटर्न। डेप्रिसिएशन अकाउंट में कोई चेंज है ही नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि ये सेम डेट पे बनता है और सेम डेट पे क्लोज हो जाता है। सो जिस डेट पे आपने मशीन अकाउंट में डेप्रिसिएशन शिफ्ट किया है उसी डेट पे, क्योंकि हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं, तो पीएनएल अकाउंट में हम उसे राइट ऑफ करते जाते हैं। एंड दिस विल रिपीट, कीप ऑन रिपीटिंग, जब तक डेप्रिसिएशन अकाउंट चलेगा, जब तक मशीन पे डेप लगता रहेगा, तब तक डेप्रिसिएशन अकाउंट इसी तरीके से बनता रहता है। सो एग्जाम में भी बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि आपसे डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर पूछा जाए। हाँ, बनवा दिया जाता है अलग से क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी करने के लिए, पर मेन जो आपको फोकस करना है वो एसेट अकाउंट पे फोकस करना है, क्योंकि एसेट अकाउंट के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स हैं, वहां पे मल्टीपल एसेट्स आ सकते हैं, सेल्स आ सकता है, इससे ज्यादा फोकस करें एसेट अकाउंट पे। डेप्रिसिएशन अकाउंट तो एक जैसा ही है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब देखते हैं कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में अगर मल्टीपल एसेट आ जाए और सेल्स हो जाए तब वहां पर क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो ये रहा हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का सेल एंड मल्टीपल एसेट वाला क्वेश्चन। इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रोहिणी सीमेंट लिमिटेड has purchased 1st April 2015 a plant for rupees 80,000. Let's count the number of plants ताकि आप लोग को पता चलता जाए कि कितने प्लांट्स हैं। तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स के साथ लिखते जा रहा हूँ। तो पहला प्लांट आ रहा है 1 अप्रैल 2015 को 80,000 रुपीज का। लेट्स कॉल इट एज प्लांट ए। मैंने आपको बताया था मल्टीपल एसेट्स में क्या करना है, एसेट्स को कोई नेम अलॉट कर देना है। इट कैन बी ABCD XYZ 1 2 3 4 राम श्याम मोहन सोहन, जो नाम देना है नाम दे दो, ताकि आप जब सेल करोगे और जब आप अलग अलग एसेट्स के डेप्रिसिएशन दिखाओगे तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। उसके बाद क्या हुआ है, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016 are they purchasing another asset? Yes, an additional plant was purchased for rupees 48,000. So जैसे कि मैंने आपको बोला, एसेट्स को नेम अलॉट कर दो ताकि आप जब वर्किंग करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो। On 1st December 2017, the April 1, 2015 plant was sold for 42,000, and on the same day a fresh plant was purchased at a cost of 75,000. इस डेट पे कब, 1 दिसंबर 2017 को 75,000 का प्लांट सी आ गया, पहली बात। और दूसरी बात क्या हुई है कि हम बोल सकते हैं ये वाला प्लांट जो है वो सोल्ड ऑफ है। हमने प्लांट ए को सेल कर दिया, प्लांट ए को हमने सेल कर दिया है। एंड इसी सेम डेट पे हमारे पास प्लांट सी आ जाता है 75,000 का। तो इस पूरे क्वेश्चन में देयर आर टोटल 3 प्लांट्स और फर्स्ट प्लांट को बेच दिया जाएगा ऑन 1 दिसंबर 2017। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई और इंफॉर्मेशन है? डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का ही दूसरा नाम है, और बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च, और साथ ही साथ जीएसटी की बात बोल दी गई है। तो ध्यान रहे कि एसेट्स की परचेज और सेल पे लगने वाला जीएसटी आपको एसेट अकाउंट में नहीं दिखाना होता है, क्योंकि जीएसटीज अपने आप में राइट ऑफ होते हैं, जीएसटी अकाउंट अलग होते हैं। सो कभी मत घबराना, अगर वो जीएसटी लिख भी दें चार्ज करने के लिए तो आपको यहां पर एसेट अकाउंट में जीएसटी का ट्रीटमेंट नहीं करना है। एसेट अकाउंट में जीएसटी नहीं दिखाया जाएगा, वो अलग लेजर्स हैं, उनको अलग बनाया जाता है और वो आपस में एडजस्ट होते रहते हैं। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। बेसिक इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख ली है। चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर क्या रहा होगा, सेकेंड ईयर क्या रहा होगा और क्या क्या चीजें शो होंगी। सो this is the machine account, plant account for first 2 years. You can see over here I have also written the details, but यहाँ पे मैं आपके सामने अकाउंट पूरा बना के रखा हुआ हूं ताकि आपको डायरेक्टली समझा पाऊं। 1 अप्रैल 2015 से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। 80,000 का प्लांट ए है, आप देख सकते हैं उस पर रेगुलर डेप लगा दिया गया 8,000 का, क्योंकि अप्रैल में आया मार्च तक रहा, साल भर का डेप लगेगा 72,000।
Now this 72,000 has been carried forward in the second year 2016 1st April 72 को शिफ्ट कर दिया जाता है और 1st जुलाई सेकेंड ईयर 1st जुलाई को प्लांट नंबर 2 या प्लांट बी परचेज किया गया 48 का। तो 48,000 पे साल भर का डेप नहीं लगेगा, हमने ये पढ़ा है। जिस डेट पे खरीदा गया है वहीं से डेप कैलकुलेट किया जाएगा। सो जुलाई से लेके मार्च तक हो जाते हैं 9 मंथ्स। तो इसीलिए प्लांट नंबर 2 पे 31 मार्च 2017 को आप जो वो 3600 की वैल्यू देख पा रहे हैं वो 9 मंथ्स का डेप है, ब्रैकेट में नीचे इसीलिए फॉर 9 मंथ्स लिखा हुआ है। उसके बाद 1 - 1 कर दिया तो बैलेंस कैरी डाउन ऑफ फर्स्ट प्लांट इट इज कमिंग 64,800। 2 - 2 कर दिया तो बैलेंस ऑफ सेकेंड प्लांट आ गया 44,400 रुपीज। So this is how you're going to show your year number 1 and year number 2. अभी तक 2 साल का अकाउंट हम बना चुके हैं। इसी तरीके से हम ईयर 3 में शिफ्ट होंगे, बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। सो कमिंग बैक टू ईयर नंबर 3, अप्रैल 1 2017 आप देख सकते हैं दोनों प्लांट के बैलेंसेस को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। पर हुआ ये कि इस साल दिसंबर 1 को सेल हो रही है और एक और परचेज हो रही है। सो जो परचेज हुआ है प्लांट नंबर 3 वो 2 बैंक करके लिखा गया है 75,000 जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ध्यान से देखो, फॉर्मेट को देखकर मेरे ऑडियो पे ध्यान दो और इस पूरे सॉल्यूशन को ध्यान से समझो। अगर आपने इसे समझ लिया तो फिर आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाय बैंक क्यों लिखा है 1 दिसंबर को? क्योंकि ये वाला प्लांट बिक गया था। कौन सा वाला? पहला वाला प्लांट बिक गया था। कितने में बिका था? 42,000 में। कहां से आया? क्वेश्चन में दिया था। हमने अपने मन से कोई वैल्यू नहीं लिखी है, सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ था। और हमने ये भी पढ़ा था पहली की क्लास में भी कि जब भी कोई प्लांट बिकेगा तो उस पे डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन लगाना भी मैंडेटरी होता है। तो डेट ऑफ सेल क्या है? 1 दिसंबर 2017। सो अप्रैल से लेके नवंबर तक का डेप लगाना पड़ेगा। दिसंबर में तो बिक गया है। सो अप्रैल से लेके नवंबर तक कितने महीने हो जाते हैं? 8 महीने हो जाते हैं। 8 महीने का डेप लग रहा है। बैलेंस कैरिड डाउन था उसका 64,800, उस पे 8 मंथ्स का 10% से डेप्रिसिएशन निकाला। सो इट इज कमिंग 4320। आई एम रिपीटिंग 64,800 बैलेंस ब्रॉट डाउन है। इस साल का हमारा ओपनिंग बैलेंस है, इस पे हमने 8 महीने का 10% से डेप लगाया है। दैट इज वाई द वैल्यू इज कमिंग 4320। यही चेंज है रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड में कि हम जो उस ईयर का बैलेंस होता है उस पे डेप लगाते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप नहीं लगाते। यही तो बदलाव है, यही तो चेंज है इस मेथड में जो इसे स्ट्रेट लाइन से अलग कर देता है। प्रॉफिट या लॉस वैसे ही निकाला गया है कि 42,000 प्लस 4320 माइनस 64,800 किया। सो वी आर गेटिंग अ लॉस ऑफ 18,480 रुपीज। ये लॉस हमने स्ट्रेट लाइन में जैसे निकाला था वैसे ही यहां पे निकाला है। तो सेल्स प्राइस को और डेप्रिसिएशन को ऐड किया और उसे ब्रॉट डाउन की वैल्यू से कंपेयर किया तो देखा कि सेल्स और डेप्रिसिएशन का वैल्यू जो है वो छोटा है, इसीलिए लॉस आ रहा है 18,480 का। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में आपको लॉस ही देखने को मिलेगा डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में। उसके बाद क्योंकि हमारे पास प्लान नंबर 2 और प्लान नंबर 3 तो रखे हुए हैं, उनका डेप तो लगाना ही पड़ेगा। इसलिए मार्च 18 में प्लांट 2 का रेगुलर डेप 10% से 4440 और प्लांट नंबर 3 which has been purchased on 1st दिसंबर उसका 4 महीने का डेप लगाया जाएगा क्योंकि दिसंबर 1 को आया है। सो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 4 महीने का डेप लगेगा। दैट इज कमिंग 2,500। दोनों का बैलेंस कैरी डाउन भी निकाल दिया है माइनस करके और वही बैलेंसेस फिर आप नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। सो अगर आप देखें ध्यान से तो सारी की सारी चीजें वही हैं, इवन कॉन्सेप्चुअली चीजें वही हैं, सिर्फ डेप्रिसिएशन जहां हम स्ट्रेट लाइन में ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा रहे थे, यहां पर हम हर साल का जो बैलेंस कैरी डाउन बचता है उस पे लगाते हैं। प्रेजेंटेशन नहीं बदला है, वही का वही है, सब कुछ सेम है। तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन बनता है इट मींस आपको रिटर्न ऑन वैल्यू भी बनता है। ये दो अलग अलग मेथड सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए बदल रही हैं। एसेट अकाउंट का फॉर्मेट नहीं बदलने वाला है, लेजर नहीं बदलने वाला है, आइटम्स का प्लेसमेंट इवन वही का वही है, कुछ नहीं बदला है। सिर्फ ध्यान रहे डेप्रिसिएशन हम बैलेंस कैरिड डाउन पे निकालते हैं एज पर दिस मेथड।
यहां तक आप लोगों ने चीजों को नोट किया होगा और आप मेरे साथ साथ लिखते हुए चल रहे हैं, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। अब बहुत सारे बच्चों ने ये चीज बोली थी कि उनके स्कूल्स में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी पढ़ा दिया गया है। सो आई हैव टेकन वन मोर क्वेश्चन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड होता क्या है? क्या ये कोई नई मेथड है? नहीं, मेथड्स तो दो ही हैं, स्ट्रेट लाइन और रिटन डाउन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, मेथड नहीं है। मेथड तो दो ही है, स्ट्रेट लाइन या फिर रिटन डाउन। तो प्रोविजन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो प्रेजेंटेशन का तरीका है। ये स्ट्रेट लाइन से भी हो सकता है और रिटन डाउन वैल्यू मेथड से भी हो सकता है। सो आई हैव टेकन अ क्वेश्चन विथ प्रोविजन विथ स्ट्रेट लाइन मेथड। लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन एंड देखते हैं क्या चेंज आने वाला है अब हमारे प्रेजेंटेशन में। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्स लिमिटेड है, 1 अप्रैल को परचेज करते हैं एक सेकेंड हैंड प्लांट 4 लाख रुपीस का और उस पर 80,000 की ओवरहॉलिंग और 20,000 का इंस्टॉलेशन खर्च कर देते हैं। इट मींस हमारे लिए टोटल कॉस्ट क्या होगी? 4 लाख प्लस 80 प्लस 20, दैट मेक्स इट टू 5 लाख रुपीस। उसके बाद 1 अक्टूबर 2018 को यही प्लांट ऑब्सोलीट हो जाता है एंड इट हैज बीन सोल्ड फॉर रुपीस 2 लाख। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 10% से, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है और नीचे ये भी दिया गया है बाय अज्यूमिंग दैट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो जब तक ये लाइन नहीं लिखी है तब तक आपको प्रोविजन नहीं बनाना होता। याद रहे, नॉर्मल क्वेश्चंस में प्रोविजन मत बना देना जब तक क्वेश्चन ना बोले। और अगर आपके स्कूल में ये टॉपिक नहीं पढ़ाया गया है तो ये वीडियो आपको आगे सीए में काम आ जाएगी, इसलिए इसको पढ़ लो क्योंकि आगे काम आएगा आपको। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, प्लांट अकाउंट में क्या फर्क पड़ता है? चलिए पहले वो देखते हैं। तो प्लांट अकाउंट को अगर आप देखेंगे अप्रैल 15 से शुरू हो रहा है, वही टू बैंक की तरह 5 लाख रुपीस आप डायरेक्टली लिख सकते हैं और बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिख दिया है। नाउ देयर इज नो बाय डेप्रिसिएशन शोन इनटू द अकाउंट। मतलब ये कि जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेथड फॉलो करते हैं तब आप एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते। डेप्रिसिएशन लग रहा है पर अब वो यहां नहीं दिखाया जाएगा, वो एक अलग डेडिकेटेड अकाउंट में जाएगा जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्लांट अकाउंट जो है वो अब पूरा का पूरा सिंपल हो जाएगा। जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है वही बाय बैलेंस कैरिड डाउन होके ये रिपीट होता रहेगा जब तक एसेट सेल नहीं हो जाता। इसलिए आप देखिए 2016 एंड 2017 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख 5 लाख। देयर इज नो ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑफ डेप्रिसिएशन। इससे हमने क्या सीखा कि जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड आएगा आपको एसेट अकाउंट को नॉर्मली बैलेंस को दिखाते रहना है, डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना है। आई एम रिपीटिंग, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में हम एसेट के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते, हम अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, वहां पर डेप दिखाते। तो डेप लग रहा है पर यहां नहीं दिखाया जाएगा, बट एक कंडीशन में दिखाया जाएगा जब वो प्लांट बिक जाए। और इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के प्लांट को बेचा भी है ताकि आपका वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाए कि दिखाना कैसे है। चलिए वो भी देख लेते हैं। फिर अप्रैल 18 से मार्च 18 पे अगर हम जाते हैं, अप्रैल 17 से मार्च 18 पे अगर हम जाते हैं, वहां पर भी देखिए मतलब थर्ड ईयर में भी कोई चेंज नहीं है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखा हुआ है 5 लाख 5 लाख। तो मतलब ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2 और ईयर नंबर 3 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन इसी तरीके से प्लांट अकाउंट चलता रहेगा। अप्रैल 18 और मार्च 19 के बीच में यह हुआ कि ये प्लांट बिक गया। तो आप देखिए अप्रैल 18 में हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है, यहां पे ये दिख रहा है आपको, ये देखिए ये रहा। अप्रैल 18 में हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया है पर मार्च 19 नहीं लिखा है, अक्टूबर 1 लिखा हुआ है। व्हाई? बिकॉज वी सोल्ड ऑफ द मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2018। सेल वैसे ही होता है जैसे परचेज होता है। परचेज हम टू बैंक करते हैं तो सेल हम बाय बैंक करके रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए लिखा हुआ है बाय बैंक 2 लाख रुपीज। इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद सीधे अक्टूबर 1 को लिख दिया गया बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,75,000। अब इसको समझिए ये वैल्यू कैसे आई। तो मैं आपको बता रहा था
कि जब प्लांट खरीदा गया वहां से डेप लग तो रहा था पर हम दिखा नहीं रहे थे, पर हमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो प्लांट हमने कब खरीदा था? हमने खरीदा था अप्रैल 2015 में। तो अप्रैल 2015 से लेके मार्च 16, उसके बाद अप्रैल 16 से लेके मार्च 17, उसके बाद अप्रैल 17 से लेके मार्च 18, और मार्च अप्रैल अप्रैल 18 से लेकर अक्टूबर 18, यहां तक का टोटल डेप एक साथ दिखा दिया जाता है इनटू द एसेट अकाउंट। कंक्लूजन ये है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम एनुअल डेप नहीं दिखाते, हम सीधे डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक का टोटल डेप दिखा देते हैं सीधे एसेट अकाउंट में। यही चीज है जो इसे प्रेजेंटेशन वाइज अलग कर देता है। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम हर साल का डेप दिखाते रहते, माइनस करते जाते और बैलेंस निकालते जाते, पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में हम ऐसा नहीं करते हैं। हम ओरिजिनल कॉस्ट को हर साल दिखाते रहते हैं। आप अप्रैल 1 2018 को प्लांट की वैल्यू अभी भी देख सकते हैं, 5 लाख ही है। ये वही वैल्यू है जितने में हमने एक्चुअली प्लांट खरीदा था। इट मींस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में प्लांट अकाउंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, सीधे उस दिन हम उसकी वैल्यू को दिखाते हैं जब वो बिक जाता है। तो वो अप्रैल 15 में खरीदा गया और अक्टूबर 18 में बिक गया। So let's calculate the total amount of depreciation. What will be the total amount of depreciation? That will be 50,000 annually. 3 साल का 50,000 तो डेप लगेगा ही लगेगा। तो टोटल हो जाता है 1,50,000। और लास्ट ईयर जिस ईयर वो बिका है अक्टूबर में बिक गया, तो 6 महीने का डेप लगेगा, दैट इज 25,000। सो 3 सालों का 50,000, 3 साल का 50,000 और 4th ईयर का 25,000 मेक्स इट टू 1,75,000। हमने डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से ही निकाला, जैसे हम निकालते हैं वैसे ही निकाल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड को जब यूज करते हैं तो आप प्लांट अकाउंट में हर साल का डेप ना दिखाते हुए एक साथ पूरा का पूरा डेप पोस्ट करते हैं इनटू द ईयर ऑफ सेल्स। अगर ये प्लांट नहीं बिका होता तो हम इसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन करके चलाते रहते। जिस भी ईयर ये प्लांट बिकेगा उसी ईयर उसका डेप, वो भी टोटल डेप, एक साथ दिखा दिया जाएगा। परचेज और सेल की वैल्यूज दिखाई जाएंगी और लास्ट में प्रॉफिट या लॉस निकाल दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं 5 लाख वॉज द ओरिजिनल कॉस्ट, 1,75,000 इज द टोटल डेप्रिसिएशन, 2 लाख इज द सेलिंग प्राइस। तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं 3,75,000 होता है, ओरिजिनल कॉस्ट 5 लाख है। इट मींस वी आर इनकरिंग अ लॉस ऑफ 1,25,000। So what is the major change? The only change is प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एनुअल डेप नहीं दिखाना है, टोटल डेप एक साथ दिखा देना है। और साथ ही साथ आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाने के लिए बोला जाएगा, तो वो वैसे ही है जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट है। बाय डेप्रिसिएशन एनुअल डेप जो आप लगा रहे थे 50,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000, फिर वो बैलेंस कैरिड डाउन नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बाय साइड पे आप देख सकते हैं 50,000, फिर उस साल का डेप्रिसिएशन 50,000 मिलाकर टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया 1 लाख रुपीस। और आगे चलते हैं, फिर 3rd ईयर का डेप लगा 50,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन अकाउंट में चला गया 1,50,000। एंड इन द लास्ट ईयर यू कैन सी बैलेंस ब्रॉट डाउन है 1,50,000, उस साल का 25,000 का डेप लगाया गया, टोटल हुआ 1,75,000। And that 1,75,000 has been transferred to plant and machine account. That is why it is written there to plant and machine account. So provision for depreciation account वो अकाउंट है जो हमारे उस प्लांट का साल भर का डेप रिकॉर्ड कर रहा था अपने पास। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करते रहते हैं, मतलब हर साल का डेप एडअप होता रहता है और वो एक साथ शिफ्ट होता है एसेट अकाउंट में उस दिन जब वो एसेट बेच दिया जाता है। ये है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का प्रेजेंटेशन। नाउ इट इज रेयर कि आपके स्कूल्स में पढ़ाया गया हो, नहीं पढ़ाया गया हो तो स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करें। इस पार्ट को अगर आप सीए या सीएस में जाएंगे वहां के लिए छोड़ दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है?
कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है। तो थ्योरी पढ़नी है सिर्फ एमसीक्यू लेवल की। थ्योरी को आपको कैसे पढ़ना है, सिर्फ एमसीक्यू लेवल का, कि ऐसे क्वेश्चंस देख लो जिससे ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। अगर आप गोयल से पढ़ रहे हैं, ग्रेवाल से पढ़ रहे हैं, तो हर चैप्टर के पीछे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। और अगर आप किसी और बुक से पढ़ रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं दिए हुए हैं, तो आप गूगल कर सकते हैं या फिर आप कॉमर्स एज की वेबसाइट पे जाके भी निकाल सकते हैं हर चैप्टर के एमसीक्यूज। इसके अलावा मल्टीपल एसेट परचेज का लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन आएगा और सेल ऑफ एसेट। ये दो टॉपिक है जिस पर आपको बहुत फोकस करना है। नॉर्मल क्वेश्चंस ना सॉल्व करें, फोकस करें उन क्वेश्चंस पे जिसमें मल्टीपल एसेट परचेज है और साथ ही साथ सेल हो रहा है। उसी टाइप के क्वेश्चंस मैंडेटरली, कंपल्सरीली आपसे आपका स्कूल पूछने वाला है फॉर 6 मार्क्स और इवन फॉर 8 मार्क्स। एज आई सेड इन द फर्स्ट वीडियो कि इसका वेटेज 6 मार्क्स से लेके 8 मार्क्स तक होता है। तो ध्यान रहे, इस स्लाइड में जो मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इन पे फोकस करेंगे, आपका डेप्रिसिएशन का चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, दैट इज माय गारंटी। पर ध्यान रहे, असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट क्या है आपका, मल्टीपल एसेट विद सेल के रिटन डाउन वैल्यू मेथड के क्वेश्चंस और स्ट्रेट लाइन मेथड के क्वेश्चंस याद से बना लीजिए। जितना ज्यादा बना सकते हैं वेल एंड गुड, पर अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर बेयर मिनिमम भी बता दीजिए, तो वो भी बता देता हूं। मिनिमम 10 क्वेश्चंस ईच, मिनिमम 10 क्वेश्चंस ईच ऑफ बोथ द मेथड्स। और अगर प्रोविजन का क्वेश्चन आने वाला है सो एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस ऑफ प्रोविजन। अगर आप इतना सॉल्व कर लेते हैं सो डेप्रिसिएशन चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।